नमस्कार दोस्तों, NI30 स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th के सॉलिड स्टेट टॉपिक, जिसको हम वन शॉट में ख़त्म करेंगे। एक ही शॉट में ये फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें आपको सॉलिड स्टेट का पूरा विवरण बताएंगे। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं इसके जितने भी पॉइंट है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट बता रहा है पदार्थ के अवस्था, मतलब कोई भी मैटर जो है वो कितने स्टेट में रह सकते हैं, मतलब कितने अवस्था में पाए जाते हैं। तो जितने भी पदार्थ है वो सब आपको 4 अवस्था में पाया जाएगा: प्लाज्मा स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड एंड सॉलिड। ये 4 अवस्था होता है पदार्थ का। इन चारों अवस्था में कोई भी पदार्थ है वो इन्हीं चारों अवस्था में पाया जाता है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वो हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला इसमें से टॉपिक है प्लाज्मा स्टेट, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला बता रहा है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था किसे कहेंगे, तो आपको पहले हम इसका जो लिखा गया है उसको पहले बता देते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम कुछ डिस्कस कर देंगे। पहले इसके जो परिभाषा उसको देख लीजिए। प्लाज्मा स्टेट किसे कहेंगे, वह आयनीकृत गैस जिसमें धन आवेशित आयन एवं इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परस्पर स्वतंत्र अवस्था में गति करते हैं, उसे हम प्लाज्मा स्टेट करते हैं। कहने का अर्थ हुआ जैसे आपको 1 मिनट के लिए मान लीजिए कोई बर्फ है, उसको आप हाथ में लेते हैं, धीरे धीरे वो पिघलना प्रारंभ कर देता है, और जब वो पिघल जाएगा तो उसको हम जब गर्म करेंगे तो उसी चीज़ को ऊपर में बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम एक बर्फ लेते हैं जो सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, फिर उसको हम थोड़ा सा बाहर अगर निकालते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट शुरू हो जाएगा, और उसे यदि लिक्विड को थोड़ा देर और रखेंगे, मतलब यदि हीट करते हैं तो वो आप सोच रहे होंगे कि मतलब इमेजिन कीजिए कि वो भाप में कन्वर्ट होने, मतलब वायु में वो जाना प्रारंभ करेगा तो वो गैस अवस्था में चला जाएगा, और उसे जब हम 2000 डिग्री सेल्सियस पे हीट और करेंगे उसको, तो वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव मतलब धन आयन और इलेक्ट्रॉन में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो वो फ्री मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन और धन। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्री मूव करता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा अवस्था कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ इसका पॉइंट भी देख लीजिए। इसमें आयनीकृत गैस अवस्था भी होते हैं। यह विद्युत का सुचालक होता है। कहने का अर्थ है कि आपको विद्युत का सुचालक मतलब इसमें विद्युत मतलब इसमें करंट आपको लग सकता है, कहने का अर्थ वही है। एग्जाम्पल के लिए सन, मून, स्टार, टीवी स्क्रीन, जो भी टीवी का स्क्रीन होता है, ये सारी चीज़ में इसका यूज किया जाता है प्लाज्मा स्टेट का। अब आते हैं दूसरा अवस्था आता है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट किसे कहेंगे, पदार्थ के वे रूप जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित रहता है। कहने का अर्थ है कि आपको सॉलिड कोई मान लीजिए कि कोई लकड़ी ले लीजिए, उसका आकार क्या है, फिक्स है, और उसका वजन जो वेट भी है, और वो जितना जगह छेक सकता है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, गैसियस स्टेट कहेंगे। यानी गैसियस स्टेट में उसका जो आकार और आयतन दोनों चीज़ क्या रहता है, फिक्स रहता है। जैसे कोई बॉडी लीजिए और इसको यहाँ से मूव करके यहाँ रख दीजिए, तो जितना जगह ये यहाँ पर छेका था उतना ही जगह ये यहाँ पर भी छेक लेगा। तो कहने का अर्थ वही है। और जितना बड़ा ये आकार यहाँ पर था उतना ही आकार यहाँ पर भी हो सकता है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, गैसेस सॉलिड स्टेट कहेंगे। तो अगला हमारा आ जाता है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट किसे कहेंगे, इसमें आपको गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। क्योंकि गैस को सिलेंडर में रखते हैं तो वो उतना बड़ा जगह ले लेता है। यदि उसी गैस को थोड़े से कम जगह में रखेंगे, तो जैसे आप सिलेंडर में देखे होंगे 1 लीटर गैस है, तो इसका मतलब 1 लीटर गैस तो नीचे रहना चाहिए, वो तो पूरे बॉक्स में क्या रहता है, फैला रहता है। इसीलिए कहा गया है कि गैसियस स्टेट का आकार और आयतन क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो गैसियस स्टेट का क्या रहता है, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे हम क्या कहेंगे, गैसियस स्टेट कहेंगे। इसका कुछ प्रॉपर्टी है उसको देख लीजिए। इसका प्रॉपर्टी क्या सब है, गैसियस स्टेट का प्रॉपर्टी अवस्था जो है, इस गैस के मॉलिक्यूल के बीच आकर्षण बल बहुत कम होते हैं। मतलब गैस में अगर यदि आकर्षण बल रहता तो वो पूरा फैलता नहीं किसी भी बर्तन में। और इसी की तुलना में यदि हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे तो सॉलिड स्टेट में उसके मॉलिक्यूल के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो पूरा कंबाइंड रहता है। मतलब यहाँ पर ये जितने भी ये गैस है, तो ये गैस यहाँ पर क्या रहता है, फ्री रहता है। इसमें कोई भी अट्रैक्शन बहुत कम रहता है, मतलब निग्लिजिबल रहता है। जिसके कारण यही चीज़ अगर सॉलिड में रहेगा तो सॉलिड में पूरा कंबाइंड रहता है, जिसके कारण वो टूटता नहीं है जल्दी, और गैस पूरा फ्री रहता है। इसीलिए हम दोनों में ये अंतर भी बोल सकते हैं। तो अगला चीज़ आता है, इसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसे मॉलिक्यूल में गतिज ऊर्जा ठोस और द्रव्यमान की तुलना में अधिक होता है। गतिज ऊर्जा मतलब इसमें
ऊर्जा जो होता है इसका गति का वो बहुत ही क्या रहता है, अधिक होता है, क्योंकि सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो बहुत धीरे से मूव करता है, कर भी नहीं सकता है, जबकि द्रव में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और इन दोनों की तुलना में गैस का जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन मूव करने का क्षमता रहता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। तो लिक्विड स्टेट किसे कहेंगे, तो पदार्थ की वे रूप जिसका आकार आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित रहता है, आयतन निश्चित है। जैसे 2 kg है अभी यहाँ पर कोई लिक्विड, जैसे 2 लीटर पानी है, इसको किसी दूसरे बर्तन में रखेंगे तो वो 2 लीटर ही होगा। बट अभी ये मान लीजिए बाल्टी में है और इसको हम उठा के किसी कठोर समझते होंगे आप लोग, यानी तो कोई अदर कोई प्रोडक्ट ले लीजिए इस टाइप के, और इसमें हम 2 लीटर रखें तो इसका आकार में क्या हो गया चेंज। इससे पहले ये इतना इस प्रकार का आकार में था और अभी ये इस आकार में, तो ये अपना आकार को क्या कर लेता है, परिवर्तन कर सकता है। कौन चीज़, लिक्विड। बट इसका वजन जो था पहले 2 kg, तो अभी भी यहाँ पर भी कितना रहेगा, 2 kg रहेगा। तो उस अवस्था को क्या कहेंगे हम, लिक्विड स्टेट कहते हैं। इसका कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को देख लीजिए। बोल रहा है कि इनके मोलिक्यूल के बीच आकर्षण बल भी कमजोर रहता है। मतलब इसके मोलिक्यूल के बीच भी क्या रहता है, आकर्षण बल जो होता है कमजोर रहता है। बट इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मूव कर लेता है, जिसके कारण इसमें क्या रहता है, आकर्षण बल बहुत मतलब कमजोर रहता है। आगे इसका शेप और साइज अनिश्चित होता है। मतलब शेप भी अपना चेंज कर लेता है और साइज भी क्या करता है, चेंज करते रहता है। इसका आयतन निश्चित होता है, जैसे 2 kg का था तो 2 ही kg रहेगा। उसके बाद इसके मोलिक्यूल की गति गैस की तुलना में ये कम होता है। गैस में बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर लेता है, बट क्या कहते हैं, लिक्विड में बहुत कम मूव करता है। अगला है गैस की तुलना में ये कम संपीड़ितता होता है। मतलब वो गैस तो आपको नॉर्मल हो जाता है, उसमें मूव करता है, बस इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कम ऊपर, जिसके कारण इसकी संपीड़ितता क्या होती है, कम होती है। आगे देखिए सॉलिड स्टेट अगला आता है हमारा, और हमारा चैप्टर भी यही है। सॉलिड स्टेट पदार्थ के वे रूप जिसका दृढ़ता, मतलब उसमें जो रिजिडिटी होता है वो बहुत कठोर पाया जाता है, तथा जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। मतलब बोल सकते हैं हम सॉलिड स्टेट को, जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं। बात खत्म। आइए इसका कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टी में क्या सब लिखा गया है। प्रॉपर्टी में बोल रहा है इनके मोलिक्यूल के बीच नग्न दूरी, मतलब इसमें मोलिक्यूल के बीच में रिस्ट्रिक्शन रहता है, वो बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत नज़दीक रहता है। मतलब उसको बोल सकते हैं आप नगण्य मान सकते हैं, मतलब निग्लिजिबल। इसके मोलिक्यूल के बीच स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल होता है, जो बोल दिया आपको। इसका शेप और साइज दोनों निश्चित होता है। जैसे बोले तभी एक मान लीजिए एक लकड़ी है यहाँ पे, इसको उठा के हम यहाँ पर ले जाएंगे तो जितना जगह ये यहाँ पर छेका तो उतना ही जगह यहाँ पर भी छेक लेगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जितना बड़ा यहाँ पर ये वजन मतलब वस्तु था, उतना बड़ा ही यहाँ पर भी ये वस्तु रहेगा। इसके मोलिक्यूल की गतिज ऊर्जा गैस और द्रव की तुलना में नग्न होती है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है बट वो मूव नहीं कर पाता है, इसके कारण इसका नग्न माना जाता है। और इसमें कोई संपीड़ितता नहीं रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तभी ना उसमें कुछ फोर्स और लगेगा, तो जिसके कारण संपीड़ितता आती है। तो संपीड़ितता इसमें होगा नहीं, संपीड़ितता इसमें नहीं होगा। तो आगे आते हैं, अब चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। तो सॉलिड स्टेट के टाइप पहले पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। अवयवी कणों के नेचर एवं उनके बीच लगने वाला बल के आधार पर ठोस के 4 भागों में बांटा गया। ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। अब इसके कौन कौन भाग है वो सारे भाग को देखेंगे। तो सॉलिड के पहले 2 भाग में इसको पढ़ लेते हैं। पहला आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एक होता है एमरफस सॉलिड। सॉलिड का कितना हो गया, एक प्रकार से बोलेंगे तो 2 टाइप, बाद में उसको तोड़ेंगे अलग अलग। अब देखो, एक होता है कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमरफस सॉलिड। अब ये टूट जाता है, एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम फॉल्स सॉलिड भी बोल सकते हैं, और एक होता है सुपर कोलाइड। क्या हो गया आपको, सुपर कोलाइड लिक्विड। तो इसमें कितना हो गया, एक ये और एक ये, 3 और ये मिलाकर कितना हो गया, टोटल 4 हो गया। तो इन सारे को हम क्या कहेंगे, सॉलिड स्टेट के टाइप्स। अब एक एक करके आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहेंगे, कौन सा आता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हम बोल सकते हैं जिन पदार्थों के आंतरिक संरचना में अवयवी कण रेगुलर या फिक्स पैटर्न में होता है। रेगुलर मतलब जब ए चल रहा है तो ए के बाद बी आया तो अगला फिर क्या रहेगा, ए बी ही रहेगा, फिर ए बी ही रहेगा। मतलब ये रेगुलर फिक्स चलेगा, अगर ए चल रहा है तो ए ही चलेगा।
इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर, जो रेगुलर पैटर्न में चलेगा उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। आगे आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। इसके बाद आते हैं हमारा, इसका कुछ प्रॉपर्टी है। यह ट्रू सॉलिड होता है। क्या होता है ये ट्रू सॉलिड होता है। इसके यह लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है, मतलब ये बहुत लंबी दूर तक ये भी लॉन्ग चलेगा। यह विदलन गुण प्रदर्शित कर सकता है, मतलब इसका केल्विन्स प्रॉपर्टी जो होता है वो प्रदर्शित कर देता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही सेफ अर्थात फिक्स होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो क्या रहता है, फिक्स रहता है एवं कोलाइड कर्व स्मूथ नहीं होता है, मतलब इसका जो कर्व चलेगा वो स्मूथ नहीं होगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। देख लीजिए इसका, देख लीजिए यहाँ पर, ये सॉलिड फॉर्म में था, इसके बाद लिक्विड में आया, लिक्विड के बाद फिर ये लिक्विड, पहले सॉलिड में फिर लिक्विड में, फिर कहाँ चला आता है, लिक्विड में, मतलब ये गैस में कन्वर्ट नहीं हुआ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिर लिक्विड, ये प्रक्रिया इसका चलेगा, सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से लिक्विड, फिर लिक्विड से लिक्विड। तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब आते हैं इसके अगले प्रॉपर्टी, देख लीजिए। अब अगला चीज़ है, यह एनिसोट्रिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, एनिटोसेट्रिक नेचर का होता है, यानी कि विषमदेशिक प्रकृति का होता है। तो देख लीजिए इसका पैटर्न पहले चल रहा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बिंदा, फिर क्रॉस, फिर बिंदा, फिर क्रॉस, फिर बिंदा, क्रॉस बिंदा, क्रॉस बिंदा, क्रॉस बिंदा, बिंदा क्रॉस बिंदा, क्रॉस बिंदा। तो ये क्या रहा है, एक रेगुलर पैटर्न में चल रहा है। तो जब रेगुलर पैटर्न में चलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। बात खत्म इसका। अब अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुण अलग अलग होना विषमदेशिक कहलाता है। विषमदेशिक किसे कहेंगे, जब अलग अलग दिशा, मतलब अलग अलग अवस्था अगर इसका होगा तो इसका भौतिक गुण में क्या होगा, परिवर्तन, और उसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, विषमदेशिक कहलाता है। तो अगला हमारा आता है एमरफस सॉलिड। तो इस एमरफस सॉलिड किसे कहेंगे, जो इरेगुलर पैटर्न फॉलो करेंगे। तो जिन पदार्थों की आंतरिक संरचना में अवयवी कण फिक्स या इरेगुलर नहीं होता है, मतलब जब ए है, बी है, इसके बाद मान लीजिए कि बी भी आ गया, फिर ए आ गया, फिर ए ही आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, तो इसमें देखिए कोई रेगुलर पैटर्न नहीं बनेगा। और जब रेगुलर पैटर्न नहीं बनेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, एमरफस सॉलिड कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसका प्रॉपर्टी देख लीजिए। यह फॉल्स सॉलिड होता है, यह शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है, मतलब ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है, और इसका यह विदलन गुण प्रदर्शित नहीं कर सकता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड विदलन गुण प्रदर्शित करता था। इसका मेल्टिंग पॉइंट एवं शेप दोनों क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। और यह कूलिंग कर्व स्मूथ होता है। इसका कूलिंग कर्व जो बनेगा ना वो स्मूथ होगा। देख लीजिए यहाँ पर स्मूथ कहने का अर्थ होता है एक कोई कर्व में चलेगा, शेप लेगा। और उसमें क्या था, ऐसे था, पहले था वो सॉलिड में आया, सॉलिड से लिक्विड में, फिर लिक्विड से, मतलब वो चेंज हो रहा था। तो यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, तो उसका कर्व स्मूथ नहीं हुआ, बट इसमें पूरा पूरा क्या हो रहा है, स्मूथ हो रहा है। आगे आते हैं, तो ये सब चीज़ ज़्यादा क्वेश्चन आपको रहेगा यहाँ से नहीं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपको, जो आपको 2 मार्क में क्वेश्चन पूछेगा। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये हो गया आपका VVI बोल सकते हैं इसको। कहेगा क्या कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए अंतर लिखे। तो आप लिख सकते हैं आराम से, क्या बोले, क्रिस्टलाइन सॉलिड फिक्स पैटर्न का होता है, फिक्स पैटर्न होता है, यानी कि रेगुलर पैटर्न होता है, इसमें इरेगुलर होता है। और ये ट्रू सॉलिड होता है, ये फॉल्स सॉलिड होता है। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। ये विदलन गुण प्रदर्शित करता है, या विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। 4-5 लिखना है, लिख दीजिएगा आराम से। आगे आते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप्स पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको बढ़ता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 भागों में बांटा गया है, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तो आइए एक एक करके इन सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो आइए पहला हमारा आ जाता है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड किसे कहेंगे, जिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के आंतरिक संरचना में अवयवी कण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब जब भी कोई ऐसा क्रिस्टलाइन संरचना होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयनिक सॉलिड कहेंगे। मतलब आयन का अट्रैक्शन, मतलब फोर्स लगना। आयन में जब फोर्स लगेगा, जैसे एक हो गया केटायन, एक हो गया एनायन, और ये दोनों के बीच में तो फोर्स लगेगा, तो इसलिए हम इसे क्या कह देंगे, आयनिक सॉलिड। मतलब आयनिक सॉलिड किसे कहेंगे, जिसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो बोल सकते हैं जिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के आंतरिक संरचना में अवयवी कण
अवयवी कण जो है, अवयवी कण के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अवयवी कण के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो उसे हम क्या कह देंगे, आयनिक सॉलिड कह सकते हैं। और इसके बीच में तो आपको देख लीजिए कैटायन और आयन का बॉन्ड रहेगा। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है वो देख लीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक सॉलिड, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक सॉलिड कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक सॉलिड बोल रहा है इसका मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, उच्च रहता है। यह प्योर स्टेट में विद्युत का सुचालक होता है, मतलब इससे करंट फ्लो हो जाएगा, इसमें करंट लग जाएगा आपको, अगर इसमें करंट को फ्लो कीजिएगा तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर बोल रहा है क्योंकि इस स्टेट में आयन फ्री रहता है, आयन फ्री नहीं रहेगा, यानी कि आयन रुका हुआ है, आयन क्या रहेगा, फ्री रहेगा। ये नहीं है यहाँ पर कटा हुआ है, ये नहीं है यहाँ पर। आयन यदि फ्री रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना निश्चित है, तो इसमें आयन क्या रहता है, फ्री रहता है, जिसके कारण इसमें करंट लगने का चांस बनता है और इसके कारण इसमें विद्युत आसानी से पास हो जाता है। इसको यदि आप आगे सुन लीजिए एक बार, कुछ पॉइंट और है। यह मोल्टन स्टेट अवस्था में विद्युत का सुचालक नहीं होता है। यदि आप इसको बंद कर, मतलब इसको आप जमा दीजिएगा तो आप उसको क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा तो उसमें करंट फ्लो होगा नहीं, और ये भंगुर होता है। और इसका कुछ एग्जांपल है NaCl जैसे हो गया, मतलब आप समझ सकते हैं आयन के बीच में इसका अट्रैक्शन होएगा। तो जो भी आयन वाला चीज़ हो जाए, NO2 हो गया, CaCl2 हो गया, MgCl2 होगा, AgCl होगा, उसके बाद और जितना भी एग्जांपल है वो सब आप देख लीजिएगा इसमें। अगला आता है कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बंधा रहेगा। कोवैलेंट सॉलिड किसे कहेंगे, कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड हम किसे कहेंगे, इसका होता है हिंदी क्या होता है, सहसंयोजकता। जिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के आंतरिक संरचना में अवयवी कण कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बंधे रहेगा। कोवैलेंट का बात करेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा रहेगा। आयनिक का बात करते हैं, आयनिक सॉलिड मतलब जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसे आयनिक सॉलिड कहते हैं। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड लगेगा तो इसको क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, मतलब कोवैलेंट सॉलिड कहेंगे। जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम कोवैलेंट सॉलिड कह देंगे। तो जिनके आंतरिक संरचना में अवयवी कण कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बंधे रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। अब देखिए, अवयवी कण सेम या डिफरेंट एलिमेंट के परमाणु होता है, इसका सेम या डिफरेंट एलिमेंट के परमाणु होगा। ठीक, अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है उसको देख लीजिए। प्रॉपर्टी में बोल रहा है इसके मेल्टिंग एवं बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। इसमें मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, फिक्स, मतलब उच्च होता है। यह हार्ड एवं वेटर होता है, मतलब ये बहुत कठोर होता है। अपवाद में बोल सकते हैं इसको छोड़, ग्रेफाइट को छोड़ करके, ये एग्जाम्पल पूछ सकता है कि ग्रेफाइट, ऐसे एग्जाम्पल रहेगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेफाइट किस स्टेट में कौन सा सॉलिड है, तो वो कौन सा सॉलिड नहीं है, ग्रेफाइट कौन सा सॉलिड नहीं है, क्वेश्चन पूछेगा। तो ग्रेफाइट आपको कौन सा सॉलिड नहीं है, कोवैलेंट सॉलिड नहीं है ग्रेफाइट। इसको आप एग्जाम्पल में याद रखिएगा, अपवाद का ये है। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी कोवैलेंट बॉन्ड विद्युत के करंट नहीं फ्लो होता है, इसके कारण इसको हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत का कुचालक होता है। आगे देखिए इसमें, अब आता है हमारा मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड हम किसे कहेंगे, तो मोलिकुलर सॉलिड बोलेंगे जिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के आंतरिक संरचना में अवयवी कण वैन डर वाल्स फोर्स द्वारा या हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बंधा रहेगा, मतलब जिसके साथ भी हाइड्रोजन दिखेगा तो वो आपको कौन सा दिखेगा, मोलिकुलर सॉलिड। जैसे H2O, HNO3, H और जितने भी होगा H2SO4, ये भी एक बॉन्ड हो गया यहाँ पर, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोलिकुलर सॉलिड कहेंगे। यानी कि जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट ही मोलिकुलर सॉलिड कहेंगे। आगे आते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा नहीं, तो इन सारी बातों का कुछ डिस्कस करके कुछ फ़ायदा नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आएगा हम वहाँ पर ले चलते हैं। मैराथन सेशन है तो आप समझ रहे होंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, लेकिन उससे आगे है क्वेश्चन, उसको हम समझाते हैं नीचे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा यूनिट सेल एकक इकाई, मतलब एकक कोष्ठिका, मतलब यूनिट सेल क्या होता है। तो क्रिस्टलेटिक की वह सबसे छोटी इकाई, क्रिस्टलेटिस की वह सबसे छोटा जो बार बार रिपीट हो करके एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करते उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी सब्जेक्टिव में 2 मार्क में, यूनिट सेल किसे कहेंगे,
तो जब मान लीजिए कि बहुत बड़ा घर बनाना है, बहुत बड़ा घर बनता है, तो उसमें छोटे छोटे जब घर मिलता है, ऐसे आप समझिए इसको कि एक मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये बना हुआ है, आप इसको इमेज कर लिए, एक ये है, और इसी के ऊपर और हम घर बनाएंगे तो जोड़ते जाएंगे, फिर बनेगा, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर यहाँ से एक इधर, फिर इधर जुटेगा। तो ये बहुत बड़ा, तो एक छोटे छोटे क्रिस्टल को लेकर के, मतलब जब एक छोटे छोटे इकाई मिल करके क्या होता है, बहुत बड़ा पैटर्न बनता है, मतलब बार बार वही रिपीट होकर के एक क्रिस्टल का निर्माण करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। यूनिट मतलब सबसे छोटी इकाई। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एग्जाम्पल में, देखिए ये सबसे पहले एक नीचे में था ऐसे बना हुआ, फिर इसके साथ ये बना, फिर इसके साथ ये बना, फिर ये मिल करके बना, फिर इसके ऊपर ये सब बना है, और ये सबसे बड़ा वाला क्रिस्टल हो गया। तो ये सबसे बड़ा क्रिस्टल हो गया, उसमें ये छोटी सी इकाई हो गया। ठीक, अब देखिए इसका प्रकार देख लीजिए, ये प्रकार पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो यूनिट सेल के कितने प्रकार होते हैं? तो यूनिट सेल के दो प्रकार, एक परमेबिलिटी और एक नॉन परमेबिलिटी यूनिट सेल। कितने प्रकार का परमेबिलिटी यूनिट सेल? एक होता है नॉन परमेबिलिटी यूनिट सेल, एक होता है परमेबिलिटी यूनिट सेल। परमेबिलिटी यूनिट सेल किसे कहेंगे? वह यूनिट सेल जिसके लेटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर पे उपस्थित होता है। मतलब जैसे ये हो गया, एक सॉलिड स्टेट बना लेते हैं, सॉलिड शेप, और जब इसके कॉर्नर पे कोई एटम प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ कॉर्नर की बात करिए, यदि कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम कहेंगे परमेबिलिटी यूनिट सेल। ठीक, कॉर्नर पे उपस्थित होना चाहिए। देख लीजिए एग्जाम्पल में, यहाँ पर आपको देखा, यहाँ पर है, ये सब है, यहाँ इस जगह पे ये सारे क्या है, पॉइंट है। तो इन सारे जगह पे इसका जब एटम प्रेजेंट यहाँ पर रहेगा, लेटेस्ट पॉइंट सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट रहना चाहिए, इसके कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, परमेबिलिटी यूनिट सेल कहेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ आता है नॉन परमेबिलिटी, जो फेस और में प्रेजेंट रहेगा। नॉन परमेबिलिटी यूनिट सेल, या इसे कहते हैं सेंट्रल यूनिट सेल, वह यूनिट सेल जिसके लेटेस्ट पॉइंट कॉर्नर के साथ साथ सेंटर में उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, नॉन परमेबिलिटी यूनिट सेल। अब देखिए कोई बॉडी है ये मान लीजिए, और इसके साथ कॉर्नर में तो प्रेजेंट था ही पहले से, जो आपको परमेबिलिटी में बताए हम, और इसके साथ साथ इसके फेस में भी यदि प्रेजेंट हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉन परमेबिलिटी यूनिट सेल कहेंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। और परमेबिलिटी यूनिट सेल को इसलिए टाइप्स में तोड़ देगा, कभी फेस में प्रेजेंट रहेगा, कभी ऊपर वाला पार्ट, कभी बैक में, कभी एज पे। उन सारे चीज़ को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा आ जाता है यहाँ से, नॉन परमेबिलिटी यूनिट सेल तीन प्रकार के होते हैं। एक बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होता है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल, और एज सेंटर। मतलब एक बार बॉडी पे प्रेजेंट रहेगा, बीच से बीच, जैसे रूम है, रूम के बीच में रख देंगे एक एटम को, उसके बाद हो सकता है उसके फेस में रख देंगे, उसके बाद उसको एज पे रखेंगे। ये सारी चीज़ है। आगे आइए। अब बॉडी सेंटर यूनिट सेल किसे कहेंगे? जब बॉडी के बीच में प्रेजेंट रहेगा तो बोल सकते हैं कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल वह यूनिट सेल जिसमें लेटेस्ट पॉइंट कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर पे ये फिक्स हो गया, कॉर्नर के साथ साथ वो कहाँ होगा, एक बॉडी के बीच, मतलब इस पूरे, जैसे ये पूरा घर था, ये पूरा क्या था, ये घर था, इस घर के बीच में एक एटम को रख देंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। क्यूबिक नहीं, बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं। आगे बढ़िए। फेस सेंटर में यदि फेस पे प्रेजेंट रहेगा तो फेस सेंटर यूनिट सेल क्या कहेंगे, तो वह यूनिट सेल जिसमें लेटेस्ट पॉइंट कॉर्नर के साथ साथ फेस में प्रेजेंट रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, फेस सेंटर यूनिट सेल। अगला होगा एज पे प्रेजेंट रहेगा, एज बोलेंगे, इंड नहीं, एज सेंटर यूनिट सेल वह यूनिट सेल जिसमें लेटेस्ट पॉइंट कॉर्नर के साथ साथ किन्हीं दो विपरीत सतहों पर प्रेजेंट रहेगा। वो इंड है, सॉरी इंड का बात हो गया। तो दो गो सतह विपरीत, एक इस पे हो गया, एक इसके विपरीत, यही ना, फिर इसके विपरीत ये वाला, फिर इसके विपरीत इसके वाला, तो ये सब हो गया। अब देखिए इसमें कुछ, अब ये होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लेटिस, मतलब इसको 1D में अरेंजमेंट कर सकते हैं, 2D में अरेंजमेंट कर सकते हैं, 3D को पढ़ना नहीं है, वो 3D में ही 3D को ही पढ़ना है, 2D को नहीं। इस समय आसानी से, जैसे एक लाइन है, इस पर आप एटम को इस प्रकार से सजा सकते हैं। ठीक, तो वही बात क्या है यहाँ पर बोल रहा है कि 1D में एक लाइन में लेटेस्ट पॉइंट के अरेंजमेंट को, मतलब ये लाइन था एक, और इस पे सारे एटम को क्या किया, हम सजा दिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, 1D यूनिट सेल। अब आगे आते हैं। 1D क्रिस्टल के लिए सिर्फ एक पैरामीटर की आवश्यकता होती है। 1 पैरामीटर में दो लेटेस्ट पॉइंट के बीच की लेंथ, मतलब मान लीजिए कि ये था और इसके बीच में, तो इसके बीच में लेंथ बहुत कम होगा एटम के बीच, यहाँ से रखते गए बहुत सारा चीज़। अब आते हैं 2D में, तो आसानी से आप बोल, 2D में प्लेन में लेटेस्ट पॉइंट का अरेंजमेंट, मतलब 2D का मतलब होता है एक प्लेन, और इस प्लेन में एटम के अरेंजमेंट को क्या कहेंगे हम, 2D क्रिस्टल। ठीक, अब आता है थोड़ा सा इसमें पॉइंट, 2D क्रिस्टल के लिए 3 पैरामीटर की आवश्यकता होती है।
कितने पैरामीटर की? 3 पैरामीटर। एक होता है लेंथ, एंगल, 2 लेंथ और 1 एंगल, मतलब 2 गो कोण, सॉरी 1 कोण होना चाहिए और 2 गो लाइन होना चाहिए। जैसे ये हो गया, एक ये लाइन, एक लाइन और इसके बीच में एक एंगल। तो कितने पैरामीटर होता है इसमें? 3 पैरामीटर होता है। यही चीज़ समझाना था यहाँ पे। देखिए इसमें क्या है आगे। तो आप यहाँ पे लिखा है ए और बी को मान लिया क्या? ए और बी इसका हो गया लाइन और अल्फा इसका बीच का हो गया एंगल, इसके बीच में संबंध। तो 2D के सिस्टम के 5 प्रकार से यूनिट सेल में बांटा गया इसको, मतलब 5 इसका पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है वहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, आपको दिखा देते हैं। ये सारा चीज़ के बारे में डिटेल से बताया गया है। इस सब चीज़ को हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे। हम देख लीजिए क्वेश्चन क्या रहेगा। देखिए स्क्वायर में आ सकता है, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल हो सकता है, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं, इसको समचतुर्भुज जिसे कहते हैं एक, ये हो गया आपका समचतुर्भुज। और एक होता है बहुभुज, मतलब बहुत सारे भुजाओं को ऐड करना। तो ये सारे अरेंजमेंट होता है प्लेन में, मतलब 2D में। ये हो गया आपको 2D की बात। तो आपको क्वेश्चन आएगा 3D से बेसिकली। तो जहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ही, ये बात फिक्स है आपको। इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंट मानिए। ये चीज़ से आपको क्वेश्चन कम से कम आपको 2 क्वेश्चन रह सकता है। ये तो क्वेश्चन पूछ सकता है क्यों, ये तो क्वेश्चन नहीं रहेगा क्योंकि ये सबको आसानी से बता देगा कि इसके बीच में संबंध बोल देगा। क्यूबिक यूनिट सेल इसमें से क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा, ये दिया रह सकता है। और आपको एक्सेस याद करना है, ये सारी चीज़ को आप याद कर लीजिएगा एंगल में ये। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये भी पूछ सकता है कि पॉसिबल यूनिट सेल की संख्या, तो मतलब टोटल यूनिट सेल्स की संख्या कितना होता है? 14। टोटल यूनिट सेल की संख्या 14 होता है। और यूनिट सेल क्या गो होता है? तो यूनिट सेल आपको 7 गो शायद होगा, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट सेल 7 होते हैं और यूनिट सेल की संख्या 14 होते हैं। ठीक, अब इससे क्वेश्चन बनेगा आपको, इससे क्वेश्चन आपको फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपको इससे रहेगा ही। 1 से 2 भी क्वेश्चन हो सकता है, बट एक क्वेश्चन तो फिक्स है। तो आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव आपको फिक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कुछ सब्जेक्टिव का पार्ट। बोल रहा है क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सा? क्यूबिक यूनिट सेल। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एज सेंटर। सिंपल क्यूबिक यूनिट जिसे एसएससी बोलते हैं, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। तो आइए इस सारे पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करते हैं। और ये सारे पॉइंट ज़्यादा खास होगा नहीं आप, लेकिन पहले फिर देख लीजिए एक बार। बोल रहा है एसएससी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? वह यूनिट सेल जिसमें एटम सिर्फ कॉर्नर पर उपस्थित रहेगा उसे हम एसएससी, मतलब यहाँ पे इसके पॉइंट पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कंट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा। तो आपके घर पे कोई छत देखे होंगे, तो आप जिस रूम में रहते हैं उस रूम में आपका जो एक कॉर्नर आता है वो 4 दीवार से अटैच हो सकता है। एक आपके रूम में जो है वो दीवार हो गया, आपके रूम के 2 दीवार होता है और बगल वाले की 1 दीवार और आपके पीछे 1 दीवार रहता है उससे। जैसे हो गया एक, मान लीजिए कॉर्नर है, एक इधर से आ सकता है, एक इधर से, एक इसके आगे से, एक इसके पीछे से। तो 4 कंट्रीब्यूशन इधर हो गया। जब इसी पे एक ऊपर से आ जाएगा तो ऊपर से भी ये 4 होगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मतलब कॉर्नर पे कितना हो जाएगा? 1/8 भाग होता है। कहाँ पे? कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन पूछेगा तो ये आपका जवाब हुआ। आगे आते हैं। बीसीसी का मतलब होता है बीसीसी यूनिट सेल वह क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें एटम कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में उपस्थित रहेगा। कहाँ पर? बॉडी में। तो एक रूम के अंदर में आपको एक एटम, बहुत बड़ा एटम है तो उसको एक, तो बॉडी में के अंदर में एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है? 1। ये आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए आपको ये सब बता देते हैं। फिर बोल रहा है फेस पे, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। क्या? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो वह क्यूबिक यूनिट जिसमें एटम कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए? फेस में। और आपके रूम में जो एक दीवार है उसके बीच में एक एटम को आप चिपका दीजिए तो वो एटम 2 भाग में बढ़ जाएगा, आधा इसके घर में, आधा उसके घर में। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/2। तो हाफ कंट्रीब्यूशन किसका होता है? फेस में। आगे आते हैं एज पे। ईसीसी, एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल वह क्यूबिक यूनिट सेल होता है जिसमें एटम कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक एज के सेंटर में उपस्थित होता है। तो आप देखे होंगे आपके घर में जो एज, समझ में ना, कॉर्नर जो समझते हैं, तो कॉर्नर भी 4 पार्ट में टूटता है। आपके दीवार का जो कॉर्नर होता है वो 4 पार्ट में टूट सकता है। एक आपका जो ये दीवार है, तो इस सब का कंट्रीब्यूशन आपको दिखा देते हैं कहाँ पे है, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा। देख लीजिए यहाँ पे
ये चीज़ यहाँ से एक क्वेश्चन अलग है। ये तो एक मान लीजिए हो गया, ये आपको फिगर से हम समझा देते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कॉर्नर की संख्या कितना होता है? 8। समझ में आ गया? फेस कितना होता है? तो आप जिस रूम में रहते होंगे उस रूम में आप गिन लीजिए फेस कितना होता है। तो क्या वो दीवार है, ऊपर नीचे आगे पीछे सभी जोड़ लीजिए। तो एक ऊपर एक नीचे 2 हो गया, आगे पीछे कितना हो गया? 4, एक अगल बगल कितना हो गया? 6। तो फेस की संख्या 6, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और ये वाला 6। एज की संख्या, तो एज होता है टोटल कम से कम 12 एज होता है। एक नीचे एक ऊपर, 2 हो गया। एक दीवार पे 2, अगले दीवार पे 2, 4, अगले तीसरी दीवार पे तो 4। ऐसे गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मतलब ऐसे गिनिए 1, 2, 3, 4। एक दीवार पे कितना हो गया? 4। फिर अगले दीवार पे 4, एक 5, एक 6, ये तो गिन दिया गया तो 7। फिर इधर गिनिए, एक ये वाला 8, फिर 9, एक 10, फिर इससे 11, इधर से एक वाला मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12। एज की संख्या कितना होता है टोटल? 12। अब आगे आते हैं। अब अगला पॉइंट होता है कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे यहाँ पर। अब देख लीजिए कंट्रीब्यूशन नीचे है। तो फेस सेंटर की भी यूनिवर्सल, फेस सेंटर की संख्या 6, एज सेंटर की संख्या 12, बॉडी सेंटर की संख्या, बॉडी में एक सेंटर, फेस के डायगोनल की संख्या 12 और बॉडी डायगोनल की संख्या 4। इससे क्वेश्चन आ सकता है आपको, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नीचे, और ये क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। फेस डायगोनल की लंबाई और पूछ सकता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि फेस डायगोनल मतलब ये हो गया आपका फेस, ये आपका क्या है? फेस है। तो ये आप मान लीजिए अगर ये एक प्रकार क्यूब है तो ये ए है, तो ये भी क्या रहा होगा? ए। तो ये आप डायगोनल नहीं निकाल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर रूट अंडर ए रूट 2 होगा। ए रूट क्या हो जाता है? 2 होता है। वही बात है यहाँ पे, देख लीजिए नीचे, देख लीजिए यहाँ पर लिखा है ना ए रूट 2, ए रूट 2 दिया हुआ आपको। तो ये हो गया। अब बॉडी डायगोनल का बात करेगा तो उसका अलग आता है। बॉडी डायगोनल आप देखिएगा कि बॉडी मतलब आपके ई घर के एगो कॉर्नर से लेकर और वो कॉर्नर के बीच का, घर के बीच वाला। देखिए एगो कॉर्नर ई लिया है यहाँ पे, एगो कॉर्नर ई लिया है। तो इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को मिलाने के लिए ये बनेगा। तो पहले जो ये कॉर्नर निकाले होंगे तो वो इसको और इसको मिला के निकाले होंगे। तो जब ये और ये मिलेगा तो फिर ये कॉर्नर मिलेगा, ये लाइन मिल जाएगा। और ये लाइन हमको पता है, अगर ये लाइन पता चल गया और ये लाइन पता है तो ये लाइन निकाल लेंगे। वही पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर 2 पाइथागोरस लगेगा, एक तो नीचे वाला में, एक इसमें लगेगा। तो 2 पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, उसके बाद ये निकल जाएगा। तो पहले वाला कितना आया था? रूट 2a, और फिर एक ये हो गया तो ए स्क्वायर। तो इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 रूट ए आएगा। तो ये हो गया यहाँ से क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता, इस सारी चीज़ से आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए आपको इस पे हम जोर दे रहे हैं। अब आता है कॉन्ट्रीब्यूशन की बात, वही जो योगदान जिसको बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अभी बोले थे आपको कि कॉर्नर क्या कहते हैं, पहला होता है कॉर्नर पर एटम का कंट्रीब्यूशन। तो कितना होता है? 1/8 होता है। अतः कॉर्नर पर एटम का योगदान कितना होता है? 1/8। कॉर्नर पर अभी बोले थे आपको। फिर देखिए फेस पे कितना रहता है? 1/2। आगे देखिए एज पे कितना रहता है? एज पे 1/4, 4 भाग में टूटता है एज। और बॉडी के सेंटर में कितना योगदान रहता है? 1। तो आप समझ गए ये सारे बात। अब उस सारे चीज़ को यहाँ पर ब्यौरा करके लिख एक जगह पे, कंट्रीब्यूशन की संख्या इतना और उसमें टोटल इतना। अब आते हैं नीचे, अगला टॉपिक हमारा आता है इफेक्ट। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, परमाणु का प्रभावी संख्या, यानी कि परमाणु का प्रभावी संख्या निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, जिसे हम किस चीज़ से सूचित करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जेड बराबर होता क्या है? तो जेड बराबर होता है समेशन ऑफ एटम की संख्या, समेशन ऑफ एटम की संख्या गुना उस स्थान पर एटम का योगदान। मतलब कि समेशन मतलब कितना टोटल एटम है और उस स्थान पे क्या गो एटम प्रेजेंट है। मतलब क्या गो एटम है, टोटल एटम को गिन लेंगे और उसमें उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, उसका जो योगदान है। तो अब पहला आप देखिए एसएससी यूनिट सेल में कॉर्नर पर क्या गो टोटल एटम होता है? क्या गो कॉर्नर बोले थे? 8 गो। 8 में इस कंट्रीब्यूशन कितना करेंगे? 1/8 होता है कॉर्नर का। तो 8 से 8 कट गया तो कितना?
यानी कि अगर आपको एक एटम दे दिया जाए, मतलब एगो गेंद दे दिया, तो उसको चारों मतलब उसके कॉर्नर पे आप सजा सकते हैं, 8 जगह पे डाल सकते हैं, वही बात है। तो उन सारे चीज़ को इसी प्रकार से डिस्कस किए हैं, नीचे भी यहाँ पर भी बता दिया गया और नीचे भी मतलब उन चारों को डिस्कस फिर से कर दिए हैं। फेस पे कितना रह सकता है, एज पे कितना रहेगा, ये सारी चीज़ को देख लीजिएगा। वही क्वेश्चन है एक, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कभी एक बार जेई मेंस में भी क्वेश्चन आया था यहाँ से, और उसके आगे अभी जाएंगे धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन है, एक यूनिट सेल है, उसमें फेस में उपस्थित जिसमें एटम का यूनिट सेल कॉर्नर तथा एटम कॉर्नर पे, मान लीजिए ए, कॉर्नर नहीं लिखा यहाँ पर, कॉर्नर पे ए और तथा एटम बी सेल के प्रत्येक फेस पर उपस्थित यौगिक का अणुसूत्र, मतलब बोल रहा है ए में एक है, एक ए वाला है, एक बी वाला है। तो एक यहाँ पे उपस्थित है, तो ए के लिए बोल रहा है कॉर्नर पे, एक कहाँ पे उपस्थित है, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो, तो 1/8, तो 8 गो एटम सजाएंगे तो एक हो गया। अगला बोल रहा है यहाँ पर फिर एटम, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर फेस का बात किया, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है। तो बी वाला कहाँ पर होना चाहिए, बी वाला होना चाहिए फेस में, वो सही लिखा था, क्वेश्चन हम पढ़ने मिस कर दिए। यहाँ देख लीजिए, बोल रहा है एटम ए यूनिट सेल के कॉर्नर पर उपस्थित है तथा एटम बी जो है ना वो कहाँ पर, फेस पे। तो एटम बी कहाँ पर है, फेस में। तो बी, तो फेस में टोटल एटम क्या गो होता है, फेस में क्या गो रख सकते हैं, 6 गो फेस होता है ना, तो 6 गो फेस हो गया। गुना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है फेस पे, 1/2, इसको काट दीजिए, कितना हो गया 3, यानी कि ए आ गया 1 और बी कितना आ गया 3, तो ए बी 3। देखिए कहीं पर ऑप्शन में होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी 3। इसका अनुसूत्र क्या हो गया, ए बी 3। आइए आगे क्वेश्चन बढ़ता है। फिर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप खुद से सॉल्व कीजिए जिस प्रकार से दिया हुआ है। ये सारा क्वेश्चन उसी पेज पे है, क्वेश्चन को आप पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एसएससी यूनिट सेल। अब इसके बारे में बात करते हैं कुछ। तो ये तो आप देख रहे होंगे, एक यहाँ पर 2 फेस मिला के एक बन गया आपको क्यूब, और इस क्यूब में आप देखिए ये पूरा पूरा आर है, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। ये पूरा पूरा ए है, तो इसका आधा जो होगा वो आर मान लिया, और दूसरे पार्ट को कितना मान लिया, आर। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, जैसे फिर से आपको समझाते हैं। ये हो गया, एक एटम यहाँ पे सजा देंगे और एक कॉर्नर यहाँ पे। तो त्रिज्या जो होता है एक में, तो त्रिज्या समझते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो आर होता है, तो एक के लिए ये हो गया आर। दूसरा एटम जो ये सजाएंगे उसके लिए भी ये कितना होता है, आर होता है। त्रिज्या तो इधर लिखिए और इधर देखिए, तो इसका भी आर और इसका भी आर। तो 2 गो एटम जब जुड़ा है यहाँ पे, ऐसे जुड़ा है यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आर, तो कितना हो गया, ये पूरा पूरा हो गया 2r। तो यही बात था यहाँ पे। अब आते हैं आगे, बात डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो ये समझ में आ गया कि त्रिज्या कैसे निकाले, त्रिज्या की बात हो गई इसका। अब बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर के लिए, तो उसको भी आप देख ही लीजिए। जितना टच करेगा ना बॉडी में रखिएगा आप एक एटम को, मान लीजिए तो कॉर्नर पे एगो एटम पहले से ही प्रेजेंट रहता है, आपको ये पता है। कॉर्नर पे एगो एटम, एगो इस कॉर्नर पे एटम, एगो इसके बॉडी के बीच में, तो एगो यहाँ पर आधा जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक आधा, और इसका भी आधा, और ये बीच वाला पूरा एटम कवर करेगा, तो यहाँ पर 2r। तो इसमें 2 गो आर ई, एगो आर ई, 3 गो, एगो ई, कितना गो आर हो गया, टोटल 4 गो आर हो गया। तो ये देखिए, और उसका बीच में कितना आ गया, 4 गो आर। तो ये हो जाता आपको। अब देखिए, और बीच वाला जो आपको बताए थे वो कितना होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोले थे आपको कि होता है √3a। एक जगह पर आप अभी तो मतलब ये दूरी लिए थे ना वो, तो इसका तो मानेंगे कि किसके बराबर, √3 के बराबर। तो इसको √3a मान लिए, यहाँ से यहाँ तक √3a मान लिए, और ये क्या गो आर मिलता है, 4 गो आर। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा, 4r/√3। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। फेस में भी सेम बात, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फेस का बात करेगा तो फेस में क्या रहेगा, ऐसे मान लीजिए ये एक इस प्रकार से है, और ये कुछ ऐसे नहीं, 1 मिनट, ये इस प्रकार का हो गया। इसको आप बना लीजिए पहले, ये हो गया। अब ये हो गया, अब इसका फेस में पूछेगा
तो फेस पर एगो ई कॉर्नर पे रहेगा, एगो ई फेस पे रहेगा, एगो ई फेस एगो कॉर्नर पे रहेगा। तो क्या गो यहाँ पर भी 4R होता कितना है 4R। बट फेस पर जो आपका ये डायगोनल बनता था तो इस फेस पे ये डायगोनल हो गया, तो ये डायगोनल की लंबाई कितना होता है √2 ये होता था। तो √2 को किसके बराबर करेंगे, तो √2 a को बराबर करेंगे 4R के बराबर। फिर यहाँ से का वैल्यू कितना आ जाएगा 4R अपॉन √2 आ जाएगा। समझ में आ गई ये बात, वही है क्वेश्चन यहाँ पे। ये सारा क्वेश्चन हो गया और उसको सारा ब्यौरा करके एक जगह हम लिख दिए। आगे देखिए क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन रह सकता है, वो चीज़ तो आपको बता दिया। अगर उससे क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट बना लीजिएगा, इस सबसे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इस पर हम ज़्यादा जोर देंगे नहीं। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सारा उसी बेस पे क्वेश्चन है, इस सब पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपको बनाना है तो आपको PDF मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। अब वॉइड पर क्वेश्चन आता तो नहीं, बट आप जान लीजिए फिर वॉइड क्या होता है। वॉइड मतलब होता है खाली जगह, एगो आइटम यहाँ सजा दिए, एगो आइटम यहाँ सजा दिए, एगो आइटम यहाँ सजा, तो वॉइड यहाँ पर ये बन गया ना। तो वॉइड मतलब होता है खाली जगह। तो इंटरनल वॉइड ये क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पहला बोल रहा है इंटरनल वॉइड अंतरकाशी रिक्तियाँ। तो टचिंग स्फीयर के द्वारा, मतलब स्फीयर के टचिंग के द्वारा जो गैप बनता है उसी क्या कहते हैं अंतरकाशी रिक्तियाँ बोलते हैं। इंटरनल वॉइड किसे कहेंगे, जब एटम के टचिंग होगा ना, यानी कि एटम के टच से जो वॉइड बनेगा तो उसी को हम क्या कहते हैं इंटरनल वॉइड कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक वॉइड यहाँ पर बना, यहाँ पर ये बड़ा वाला वॉइड बन गया, फिर यहाँ पर भी एक वॉइड बनता है। तो वॉइड मतलब आप समझ रहे हैं कि 2-3 एटम को एक प्रकार से एडजस्ट कर दिया, टच कर दिया और उसके बीच में खाली जगह बनता है, उसी को हम क्या कहेंगे वॉइड कहते हैं। ठीक, ये हो गया वॉइड का बात। अब वॉइड को भी बांट दिया है, तो वॉइड का कितने प्रकार है उसको देख लीजिए आप। वॉइड 2 प्रकार का होता है। इंटरनल वॉइड कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार का, एक होता है प्लेनर, एक होता है नॉन प्लेनर। प्लेनर वॉइड वही जो प्लेन में सजा देगा, तो यहाँ पर एगो वॉइड बन जाएगा। प्लेन में जब सजाएगा तो एक प्लेनर वॉइड होगा, और नॉन प्लेन मतलब जब 3D में सजाएगा या 2D में सजाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे नॉन प्लेनर। प्लेनर वॉइड वैसा वॉइड जिसमें शेप का कॉर्नर एवं वॉइड सेंटर सेम में हो, मतलब एक ही प्लेन में दोनों चीज होना चाहिए। कहने करती है प्लेन में वॉइड प्लेनर वॉइड वैसा वॉइड जिसमें स्फीयर का सेंटर एवं वॉइड का सेंटर सेम प्लेन में हो। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए पहले फिगर से आपको दिखा देते हैं, एक ये एटम हो गया, एक एटम ये हो गया और एक एटम ये हो गया। तो ये तीनों का जगह यहाँ पर सेंटर बना, इसका सेंटर भी यही हो गया और इसका वॉइड भी यही हो जाता है। तो ऐसे वॉइड को हम क्या कहेंगे प्लेनर वॉइड कहेंगे। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब प्लेनर वॉइड को भी बांट दिया है। प्लेनर वॉइड कितने प्रकार होते हैं, प्लेनर वॉइड 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के 2 प्रकार के, एक ट्रायंगुलर एक स्क्वायर। तो एक ट्रायंगल में बन सकता है, एक स्क्वायर में बन सकता है। ये टच में है यहाँ पर, तो इसके बीच में ये वॉइड हुआ तो इसका सेंटर भी यहीं पर है और साथ ही ये वॉइड भी यहीं पर बना। तो जब सेंटर और वॉइड दोनों एक ही जगह पर होता है तो उसे क्या कहते हैं हम प्लेनर वॉइड कहते हैं। समझ में आ गया आपको बात। और ट्रायंगुलर वॉइड कैसे कहेंगे देख लीजिए, सेम प्लेन में 3 स्फीयर, कितना स्फीयर टच में रहना चाहिए 3 स्फीयर टच में रहेगा तो ट्रायंगल, 4 स्फीयर टच में रहेगा तो स्क्वायर प्लेनर वॉइड। आइए आगे बढ़ते हैं। इस सबको बात कुछ भी नहीं है, इसमें कोई दम वाला बात नहीं है, इसको इतना टेंशन लीजिएगा। चलिए हम आते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो